हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का ये जो सामान्य ज्ञान है पॉकेट जीके उसको देखने वाले हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोगों ने पार्ट 3 तक ले क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 का। तो पार्ट 4 में देखिए हम लोग क्या जानेंगे, स्मृति साहित्य जानेंगे, बौद्ध साहित्य जानेंगे, जैन साहित्य जानेंगे। और देखिए एक एक वाक्य का, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य हो गया ना, तो एक एक वाक्य को ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और यही है और दूसरा कुछ नहीं है। और इसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें 2, 3, 4 जितना ऑब्जेक्टिव बन सकेगा उतना हम बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, मजा आएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मनुस्मृति से संबंधित प्रश्न। आई बाओ, इतना हार्ड है। देखिए अब प्रश्न नंबर 1 कर रहा है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी मानी जाती है। देखिए आप अपने किताब उठा लीजिएगा, इस क्लास को कर लीजिएगा, उसके बाद अपना मिलाते रहिएगा, ठीक है। मिलाते रहना है कौन सा कहाँ है कैसे है, ठीक है। ओके, इससे हमें कोई डर नहीं है, आप लोग जितना मन करे उतना मिलाइए, उसी से रिलेटेड वही है क्वेश्चन, ठीक है। उसी को क्या किया, ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव बनाइए, तो बना दिए हैं। चलिए इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कि प्राचीनतम स्मृति कौन सी मानी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मनु स्मृति को क्या मानी जाती है, प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। आइए अब आ जाएंगे आगे। अब देखिए थ्योरी भी थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि मनु स्मृति को सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन और मूल स्मृति माना जाता है। इसमें धर्म, समाज और कर्तव्यों का वर्णन है। समझ रहे हैं, धर्म भी है और समाज भी है और कर्तव्यों का क्या है, वर्णन है। तो इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि मनु स्मृति का मुख्य विषय क्या है। ये जो मनु स्मृति है इसका मुख्य विषय क्या है, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था और धर्म। यही ना होगा सर, सामाजिक व्यवस्था और धर्म। आ जाइए मेरे दुलारे प्यारे स्टूडेंट, इसका हम लोग देखेंगे थ्योरी। कह रहा है कि मनु स्मृति में वर्ण, आश्रम, धर्म, दंड, स्त्री धर्म आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है ना। समझ रहे हैं, कह रहा है मनु स्मृति में वर्ण, आश्रम, धर्म, दंड, स्त्री धर्म आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनु स्मृति किस भाषा में लिखी गई है। अब भाषा की बात हो गई तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मनु स्मृति किस भाषा में लिखी गई है, इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मनु स्मृति बोलिए मेरे साथ, मनु स्मृति किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। वेरी गुड। अब आ जाएंगे थ्योरी की तरफ। कहते हैं मनु स्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह श्लोकों के रूप में है ना जी, श्लोक के रूप में है। अब आ जाएंगे हम लोग शुंग और सातवाहन वंश से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। उसी में आप देखिएगा, मिलाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाहरी से कुछ भी नहीं है। कहता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। शुंग जैसे शुंगने की बात आ जाएगी, एक ट्रिक हम बता रहे हैं। एक शुंग हो जाएगा, एक शुंग, तो शुंग को पुष्प से याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग, है ना। अब आइए, अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक को हटाकर शुंग वंश की स्थापना की है ना। किसने, ये जो पुष्यमित्र शुंग हैं उन्होंने क्या किया, मौर्य वंश के अंतिम शासक को हटाकर क्या किया, शुंग वंश की स्थापना की। ओके, क्लियर है। अब देखिए 5 नंबर अपना क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। सातवाहन, देखिए सातवाहन वंश की प्रसिद्ध शासक कौन था, इसका ट्रिक हो जाएगा सातवाहन से सातकर्णी याद रखेंगे। गौतमी पुत्र, इसमें बेटे की बात हो रही है, बेटे के नाम, माँ का नाम क्या है, गौतमी नाम है और उसमें पुत्र लगाया गया है, तो ये पूरा गौतमी पुत्र यानी कि बेटा का नाम हो गया, है ना। तो क्या याद रखेंगे, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, ठीक है। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था यानी शासक था, ठीक है। उसने क्षत्रपों को पराजित किया था, है ना। अब आ जाइए
6 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुंग और सातवाहन। देखिए इसमें शुंग भी आ गया और सातवाहन भी आ गया। तो शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी हमें मुख्यतः किस ग्रंथ से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी हमें मुख्यतः किस ग्रंथ से मिलती है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पुराणों से मिलती है ना। किससे मिलती है, पुराणों से। किसकी किसकी जानकारी मिलती है, शुंग वंश की और सातवाहन वंश की। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। कह रहे शुंग और सातवाहन वंश के राजाओं और उनके कार्यों की जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब आ जाएंगे जर्मन दार्शनिक नीत्शे से संबंधित जो भी प्रश्न। नीत्शे कहीं लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं नॉर्थ से लिखा हुआ आता है ना, नॉर्थ से। तो बात एक ही है, समझ रहे हैं ना, बात एक ही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का आंसर कीजिएगा। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। यह कथन किस जर्मन शासक दार्शनिक का है। कह रहा है कि बाइबल जो है उसको जला दो, अब मनुस्मृति को क्या करो, अपना लो। यह कथन किसी ने कहा था और उसका नाम है क्या। उसका नाम अभी बताए थे, नीत्शे कहिए या फिर नॉर्थ से कहिए, समझ गए। ठीक है, ये जर्मन के दार्शनिक थे। आ जाइए अब थोड़ा सा क्या करते हैं। देखिए कह रहा है कि जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने मनुस्मृति की सामाजिक व्यवस्था का प्रशंसा की थी, है ना। प्रशंसा माने तारीफ की थी। अब आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कह रहा है कि नीत्शे किस देश का दार्शनिक था। अभी तो बताए थे, इसका आंसर कीजिए। तो नीत्शे किस देश का दार्शनिक था, अभी तो इसका आंसर बताए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के दार्शनिक था। नीत्शे किस देश का दार्शनिक था सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के। ठीक है, ओके। आ जाइए फिर कहता है नीत्शे एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था जो शक्ति, नैतिकता और संस्कृति पर अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि नीत्शे ने किस भारतीय ग्रंथ को आदर्श विधान की संज्ञा दी थी। नीत्शे ने किस भारतीय ग्रंथ को आदर्श विधान, देखिए कह रहा है नीत्शे ने किस भारतीय ग्रंथ, यहाँ भारत के ग्रंथ की बात हो रही है। कह रहा है नीत्शे ने किस भारतीय ग्रंथ को आदर्श विधान की संज्ञा दी। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर फटाक से कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति को। समझ गए, मनुस्मृति। देखिए कह रहा है नीत्शे ने मनुस्मृति को एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का आदर्श विधान माना था, है ना, पढ़ लिया था अच्छा से। अब अजय मनुस्मृति के टीकाकारों पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार नहीं है। इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता। देखिए भारूची है, मेघातिथि है और कुल्लुक है, लेकिन पतंजलि जो है, पतंजलि नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि। ठीक है, ओके। अब देखिए कह रहा है थ्योरी कि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं, जबकि भारूची, मेघातिथि और कुल्लुक भट्ट मनुस्मृति के टीकाकार हैं। समझ में आ गया। पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि तो अभी हम सबको जानते हैं ना, पतंजलि सबको जानता है ना, है ना जी। रामदेव बाबा का पतंजलि, तो कह रहा पतंजलि जो है, रामदेव बाबा क्या करते हैं, योग करवाते हैं। तो कह रहा पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं, जबकि भारूची, मेघातिथि और कुल्लुक भट्ट क्या है, मनुस्मृति के टीकाकार हैं। समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका आंसर कीजिए। कह रहा है कि मेघातिथि किस ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघातिथि किस ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार थे, है ना। देखिए टीकाकार का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक पुस्तक कोई लिखा हुआ है और उस पुस्तक को आप सरलीकरण करके लिख रहे हैं ताकि किसी को भी समझ में आ जाए, बहुत सरल कर रहे हैं, तो वही टीकाकार का मतलब वही टीका कहलाता था, है ना। तो वही जो लिखता था उसको टीकाकार कहते हैं। तो कहता है मेघातिथि किस ग्रंथ के, जो मेघातिथि हैं इसको जो शॉर्ट बनाया है, इसको जो समझने योग्य बनाया है, तो कह रहा है कि मेघातिथि किस ग्रंथ के, कौन से ग्रंथ को प्रसिद्ध टीकाकार थे, कौन से ग्रंथ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 11 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है मेघातिथि मनुस्मृति पर लिखी गई महत्वपूर्ण टीका के लेखक माने जाते हैं। अब आ जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कुल्लुक भट्ट ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी थी। कुल्लुक भट्ट ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी थी, है ना, टीका लिखी थी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर, इसका आंसर बता दीजिए। कह रहा है कुल्लुक भट्ट ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति। अब देख रहे कुल्लुक भट्ट द्वारा रचित
मुक्तावली, कहता है मनवर्थ मुक्तावली नामक टीका मनुस्मृति पर सबसे प्रसिद्ध टीका मानी जाती है। अब आ जाएंगे, कह रहा है क्वेश्चन अपना, गोविंद राज किस ग्रंथ के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर बताइए। गोविंद राज कह रहा है, गोविंद राज किस ग्रंथ के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा मनुस्मृति। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कह रहा है कि गोविंद राज भी मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार में से एक थे जिन्होंने इसे व्याख्यायित किया है। अब आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। अब आ जाएंगे इस पे, कह रहा है कि मनुस्मृति की सबसे प्राचीन ज्ञात टीका किसने लिखी थी? मनुस्मृति की सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ज्ञात टीका किसने लिखी थी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा भारूची, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारूची। करेक्ट। मनुस्मृति की सबसे प्राचीन ज्ञात टीका किसने लिखी थी? तो भारूची ने लिखी थी। अब आ जाएंगे, कहते हैं भारूची थी द्वारा लिखी गई टीका मनुस्मृति पर सबसे पुरानी ज्ञात टीका मानी जाती है ना। अब आ जाएंगे अपना नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग आ जाएंगे याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखने वाले हैं। उसमें आप देखिए, मिलाइए, है उसमें लिखा हुआ, है ना। अब कह रहा है कि याज्ञवल्क्य, याग मेरे साथ बोलिए, याज्ञवल्क्य स्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? याज्ञवल्क्य, कहता है याज्ञवल्क्य स्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? इसका आंसर बता दीजिए। कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र। कहते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति किस प्रकार की ग्रंथ है? तो धर्मशास्त्र है ना। देखिए, कह रहा है कि याज्ञवल्क्य स्मृति एक प्रमुख धर्मशास्त्र है। इनमें धर्म, कानून, समाज और न्याय से जुड़ी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यह मनुस्मृति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्मृति मानी जाती है। 2 नंबर का आंसर कीजिएगा। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक पुस्तक प्रसिद्ध टीका किसने लिखी, है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक प्रसिद्ध टीका किसने लिखी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, है ना। विज्ञानेश्वर ने लिखी। आ जाइए, कह रहा है कि विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखी जो हिंदू विधि की सबसे प्रभावशाली व्याख्या मानी जाती है। आज भी भारतीय कानून में इसका असर देखा जाता है। 3 नंबर पे आ जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार कौन माने जाते हैं? इसका देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार कौन माने जाते हैं? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विश्वरूप, है ना। विश्वरूप को माना जाता है ना। अब ये कह रहा है कि विश्वरूप याज्ञवल्क्य स्मृति के सबसे पुराने टीकाकार माने जाते हैं। उनकी टीका ने आगे आने वाले टीकाकारों की मार्गदर्शन दिया। वाओ, नाइस। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कह रहा है याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपरार्क ने किस क्षेत्र में टीका लिखी? याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपरार्क ने किस क्षेत्र में टीका लिखी थी? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर बताइए। 4 नंबर का हो जाएगा गोवा, है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपरार्क ने किस क्षेत्र में टीका लिखी थी? वो गोवा क्षेत्र में टीका लिखी थी, है ना। अब आ जाएंगे आगे। कहता है कि अपरार्क गोवा क्षेत्र के एक न्यायविद थे। समझ रहे हैं? अपरार्क गोवा क्षेत्र के एक न्यायविद थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी जो उस समय की व्यवहारिक न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है? निम्न में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर बताइए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा मेघातिथि। देखिए, अपरार्क हैं, विज्ञानेश्वर हैं, विश्वरूप अभी देखे थे हम लोग तीनों को, है ना, लेकिन मेघातिथि नहीं है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट थ्योरी देख लीजिए। कहता है मेघातिथि मनुस्मृति के टीकाकार थे, न कि याज्ञवल्क्य स्मृति के। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं, है ना, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। अब आ जाएंगे नारद स्मृति पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप किताब में देखिए नारद स्मृति लिखा हुआ है और वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग 4थे नंबर पेज पे। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कहता है नारद स्मृति मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? नारद स्मृति मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? दास प्रथा और न्याय व्यवस्था। कहते हैं नारद स्मृति मुख्य रूप से
किस विषय पर केंद्रित हैं? तो कौन सा विषय है सर उसका? दास प्रथा और न्याय व्यवस्था का विषय पर केंद्रित है। कह रहा है कि नारद स्मृति एक विशेष प्रकार की स्मृति है जो मुख्य रूप से न्याय व्यवस्था, खासकर दासों के अधिकार और मुक्ति, उत्तराधिकार, ऋण विवाद और अपराध जैसे विषय पर केंद्रित है ना जी। अब आज ये 2 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि नारद स्मृति में किसका विशेष उल्लेख मिलता है? नारद स्मृति में किसका, कौन सा ऐसा है आदमी सबसे ज़्यादा विशेष, उसका विशेष उल्लेख मिलता है? वो कौन सा इंसान हो सकता है? थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। तो हो सकता है दासों की मुक्ति ना सर। कहता है नारद स्मृति में किसका विशेष उल्लेख मिलता है? तो जो दासों की मुक्ति है उनका क्या होता है? विशेष उल्लेख मिलता है। समझ गए ना। कह रहा है कि नारद स्मृति में दासों यानी गुलामों की स्थिति और उनकी मुक्ति, स्वतंत्रता के, मुक्ति मतलब स्वतंत्रता के नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह बताती है कि किन परिस्थितियों में दास को मुक्त किया जा सकता है। अब आ जाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है नारद स्मृति के रचयिता कौन माने जाते हैं? अब आया मस्त वाला क्वेश्चन। जगह है ना, जगह रहिए, जगह रहिएगा, बहुत कुछ पा लीजिएगा। कह रहा है नारद स्मृति के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नारद, है ना। नारद स्मृति के रचयिता नारद। समझ में आया? कुछ आया समझ में? कह नारद जो एक महर्षि और देवदूत यानी कि देव ऋषि माने जाते हैं, उन्हें ही नारद स्मृति का रचयिता माना गया है। यह ग्रंथ समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने हेतु लिखा गया था। आ गया समझ में? अब आ जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नारद स्मृति को किस विधि से अधिक जोड़ा जाता है? इसका आंसर बताइए। 4 नंबर का आंसर क्या ही हो जाएगा? कह रहा है कि नारद स्मृति को किस विधि से अधिक जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऋण और व्यवहारिक विधि से, है ना। ऋण और व्यवहारिक विधि से। नारद स्मृति को व्यवहारिक स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि यह ऋण, साक्ष्य, अनुबंध, संपत्ति और विवाद सुलझाने जैसे विषय पर केंद्रित है। वेरी गुड। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नारद स्मृति में कुल कितने व्यवहार यानी विवाद के प्रकार बताए गए हैं? बताइए। नारद स्मृति में कुल कितने व्यवहार यानी कि विवाद के प्रकार बताए गए हैं? बता दीजिए। 5 नंबर का आंसर कीजिए। 14 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 14 विवाद के प्रकार बताए गए हैं ना। अब आ जाएंगे हम थोड़ी सी। कह रहा है नारद स्मृति में 14 प्रकार के व्यवहार यानी अर्थात न्याय संबंधी मामले बताए गए हैं, जैसे ऋण, जमा राशि, अनुबंध, अपहरण, दासी संबंधी मामले आदि हैं। अब आ जाएंगे कात्यायन स्मृति पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप क्वेश्चन को, आप बुक को खोलिए, देखिए, है ना। खोल के देखने के बाद देखिए उसमें लिखा हुआ है कात्यायन स्मृति पर स्मृति लिखा हुआ है। ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग कितने 1 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कात्यायन स्मृति मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता दीजिए। कहते हैं कात्यायन स्मृति मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। किस विषय से संबंधित है सर? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक और विधिक कानून विषय से, है ना। आर्थिक और विधिक कानून विषय से। अब आइए इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। कह रहा है कात्यायन स्मृति एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें आर्थिक गतिविधियां, लेन देन, व्यापार, ऋण, संपत्ति, विवाद, कर और दंड जैसे विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए कह रहा है, आप कर रहे हैं ना क्वेश्चन, इसलिए कर रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मृति में आर्थिक गतिविधि का वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्मृति की बात हो रही है? किस स्मृति में, कौन से स्मृति में आर्थिक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? 2 नंबर का आंसर कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? कात्यायन स्मृति। अभी देखे थे, है ना, कात्यायन स्मृति में। करे कात्यायन स्मृति में खास तौर पर आर्थिक जीवन से जुड़ी बातें जैसे उधारी, व्यापारिक अनुबंध, कर और सरकारी नियम विस्तार से बताए गए हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक करें। कह रहा है कि कात्यायन स्मृति को किस प्रकार की स्मृति माना जाता है? कात्यायन स्मृति को किस प्रकार की स्मृति माना जाता है? 3 नंबर का आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्यवहार स्मृति। कहता है कात्यायन स्मृति, अभी पढ़े हैं हम लोग, अभी इसी में है। कात्यायन स्मृति को, इनको किस प्रकार की स्मृति माना जाता है? तो आप कहेंगे व्यवहार स्मृति, है ना, व्यवहार स्मृति। समझ गए? अब आ जाएंगे। कह रहा है कि कात्यायन स्मृति को व्यवहार स्मृति, व्यवहार से संबंधित स्मृति कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार, गवाही, अपराध और दंड का विवरण दिया गया है। 4 नंबर का आंसर बता दीजिए। 4 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कात्यायन स्मृति का संबंध निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था है? कह रहा है कात्यायन स्मृति, अभी यही पढ़ रहे हैं ना,
का इनका संबंध, है ना, भाई बहन जो भी हैं संबंध निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था से हैं? तो आप कहेंगे कि नागरिक और व्यापारिक कानूनों से इसकी व्यवस्था है ना। किस प्रकार की व्यवस्था से है? नागरिक और व्यापारिक कानूनों से। समझ में आ रहा है? कितना नंबर है ये? 4 नंबर, ठीक है। अब आ जाएंगे, कहता है कात्यायन स्मृति में उस समय की नागरिक और व्यापारिक कानून व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। उस समय कैसे लोग अपने नागरिक और व्यापारिक कानून व्यवस्था चलाते थे। इससे यह समझ आता है कि उस युग में आर्थिक अनुशासन कितना विकसित था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर कह रहा है, कात्यायन स्मृति में किन बातों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? क्या कर रहा है? कात्यायन स्मृति में किन बातों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति, व्यापार और कर प्रणाली पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। किसमें? कात्यायन स्मृति में। समझ रहे हैं ना? कात्यायन स्मृति में किन बातों, मतलब इसमें कह रहा है किन बातों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? तो संपत्ति पर जोर दिया गया है, व्यापार पे भी और कर प्रणाली पर भी। समझ में आ गया? अब देखिए कह रहा है कि इस स्मृति में संपत्ति विवाद, संपत्ति को लेकर जो विवादें होते हैं वो व्यापारिक अनुबंध, राजस्व, कर और धन के लेन देन से संबंधित नियम बताए गए हैं। यह आर्थिक और सामाजिक न्याय का दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, ओके। अब आ जाएंगे हम बौद्ध साहित्य पर आधारित क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। करें सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना करें ना, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर बता दीजिए फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, है ना। मम्मी से जो पिटाते हैं वही पिटक, त्रिपिटक। सबसे पुराना, जो सबसे मम्मी का पुराना बेलन है जिसे पिटाते हैं हम लोग, वैसे याद रखेंगे सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक, है ना जी, त्रिपिटक। अब आ जाइए थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। कहता है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। यह 3 भागों में विभाजित है, नियक पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेश, अनुशासन और दर्शन से संबंधित बातें लिखी गई हैं। आया समझ में? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 3 भागों में विभाजित है, बांटा गया है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, इनमें बुद्ध के उपदेश, अनुशासन और दर्शन से संबंधित बातें लिखी गई हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है त्रिपिटक की भाषा क्या है? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? त्रिपिटक की भाषा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा है ना जी। त्रिपिटक का क्या भाषा है? पाली भाषा। कह रहा है त्रिपिटक मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया था। पाली शेरवाद बौद्ध परंपरा की मुख्य भाषा रही है। अब आ जाएंगे 3 नंबर का आंसर देंगे फटाक से। कह रहा है कि त्रिपिटक के 3 भागों में कौन शामिल नहीं है? तो विनय पिटक शामिल है, अभी बताए थे। अभिधम पिटक शामिल है ना। सूत पिटक और जातक पिटक। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? 3 नंबर का आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जातक। अभी जातक हमने नहीं बताए थे ना, ये जातक ये शामिल नहीं है। 3 भाग में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों शामिल है, लेकिन ये जात वाला जातक शामिल नहीं है ना। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। विनय पिटक नियम, है ना, उसका नियम, सूत पिटक यानी उपदेश और अभिधम पिटक यानी कि दर्शन, जातक कथाएं सूत पिटक का ही एक भाग मानी जाती हैं, अलग पिटक नहीं है। अब अजय 4 नंबर का आंसर कीजिए। 4 नंबर का कह रहा है त्रिपिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान पूर्ण हुई? त्रिपिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान पूर्ण हुई? 4 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय संगीति, है ना। त्रिपिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान पूर्ण हुई? कह ना किस बौद्ध संगीति के दौरान, तो हम कहेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, है ना। क्या हुआ? पूर्ण हुआ, माने पूरा हुआ। अब आ जाएंगे, कह रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई तृतीय बौद्ध संगीति लगभग 250 ईस्वी पूर्व के दौरान त्रिपिटक का अंतिम रूप तैयार हुआ। आ गए। अब आ जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है त्रिपिटक किस बौद्ध परंपरा का मूल ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है कह रहा है किस बौद्ध परंपरा का मूल ग्रंथ है? आंसर कीजिए। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? थेरवाद, है ना जी। क्या हो जाएगा? थेरवाद। कह रहा है त्रिपिटक थेरवाद परंपरा का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में बौद्ध धर्म के आधार के रूप में माना जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग त्रिपिटक के 3 भाग में। तो इसके लिए हम चलेंगे तीसरे पेज में, मतलब नेक्स्ट पेज में, है ना। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या लिखा हुआ है। त्रिपिटक के 3 भाग में प्रश्न नंबर 1 का आंसर कीजिए। कर रहा है
त्रिपिटक के कितने मुख्य भाग होते हैं? आंसर कीजिए। त्रिपिटक के कितने मुख्य भाग होते हैं? 1 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 1 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 3 मुख्य भाग होते हैं। कितना हो जाएगा? 3 मुख्य भाग होते हैं। त्रिपिटक के कितने मुख्य भाग होते हैं? 3। समझ में आया? देखिए, क्या त्रिपिटक 3 मुख्य भागों में विभाजित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अभी बताए थे क्वेश्चन, है ना। अब आइए, कह रहा है कि त्रिपिटक का कौन सा भाग भिक्षुओं के नियम का संग्रह है? त्रिपिटक का कौन सा भाग, हम लोग कहते हैं भाग 1, पार्ट 1, 2, 3, पार्ट भुगते हैं ना जी। तो वही कह रहा है त्रिपिटक का कौन सा भाग यानी कौन सा पार्ट भिक्षुओं के नियम का संग्रह है? इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, है ना सर। कह रहा है त्रिपिटक का कौन सा भाग, तो कहेंगे विनय पिटक भाग भिक्षु के नियम का संग्रह है। बात खत्म, है ना। कहता है कि विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अनुशासन और नियमों का विवरण होता है। अब आ जाएगा 3 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर कर दीजिए। देख रहा है त्रिपिटक के किस भाग में, त्रिपिटक के किस भाग में, कौन से पार्ट में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? भगवान बुद्ध के उपदेश क्या है? संग्रहित है। इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सुत्त पिटक, है ना जी। कहा त्रिपिटक के किस भाग में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? सुत्त पिटक में है। अब देखिए, कह रहा है सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश, स्वांद और शिक्षाएं संकलित हैं। 4 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है कि त्रिपिटक का अभिधम पिटक किस विषय से संबंधित है? त्रिपिटक का अभिधम पिटक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, है ना। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विस्तार से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब आ जाएंगे, हमको हंसी आ रही है यहाँ पे कोई बैठी है और सो रही है। देखिए, कह रहा है कि त्रिपिटक की भाषा क्या है? त्रिपिटक की भाषा क्या है? इसका आंसर कीजिए। 5वें नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पाली। ये तो सबको जानता है, त्रिपिटक की भाषा पाली है ना जी। अब देखा, त्रिपिटक मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है, जो थेरवाद बौद्ध परंपरा की भाषा है ना। अब आ जाएंगे बुद्ध की शिक्षाएं और त्रिपिटक के 3 भाग। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं के कितने भागों में बांटा गया है? बुद्ध की जो शिक्षा है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 1 नंबर का आंसर कीजिए। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, कह रहा है बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक नामक ग्रंथ में 3 भागों में पार्ट 1, 2, 3 तक बांटा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कह रहा है कि त्रिपिटक के कौन से भाग में, त्रिपिटक के कौन से भाग में बुद्ध के अनुशासन और नियम शामिल है? 2 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, विनय पिटक। त्रिपिटक के कौन से भाग में बुद्ध के अनुशासन और नियम शामिल है? तो विनय पिटक में। देखिए, कह रहा है कि विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम और अनुशासन का संग्रह है, जो बुद्ध के शिक्षाओं का एक अहम हिस्सा है ना। अब आ जाएंगे, कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश और स्वांद किस भाग में संग्रहित है? बुद्ध के उपदेश और स्वांद कह रहा है कौन सा पार्ट 1 में कि 2 में कि 3 में? बताइए कौन से पार्ट में है? तो आप इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक में। क्या है? बुद्ध के उपदेश और स्वांद, है ना, उस पार्ट में है। अभी सुत्त पिटक पार्ट में है ना। अब आ जाएंगे, कह रहा है कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, उपमाएं और स्वांद शामिल हैं, जो उनके धर्म प्रचार का मूल स्रोत हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका देखिए, कह रहा है कि सुत्त पिटक में बौद्ध के उपदेश, उपमाएं और स्वांद शामिल है। किसमें? सुत्त पिटक में, जो उनके धर्म प्रचार का मूल स्रोत है। क्या है? धर्म प्रचार का मूल स्रोत है। आगे बढ़ेंगे। हैंग कर रहा है मेरा पीसी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है कि त्रिपिटक का अभिधम पिटक, त्रिपिटक का अभिधम पिटक किस विषय से संबंधित है? बताइए, त्रिपिटक का अभिधम पिटक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर कीजिए फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से। समझ रहे हैं? अब देखो रहा है कि अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। समझ रहे हैं? आइए अब देखिए, कह रहा है कि त्रिपिटक की रचना और बुद्ध के निर्माण के बाद के क्वेश्चन, है ना। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है, देखिए 1 कह रहा है कि त्रिपिटक की रचना कब हुई?
त्रिपिटक के रचना जो है कब रची गई, है ना। एक नंबर का आंसर कीजिए, तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का आंसर हो जाएगा अपना क्या, बी नंबर। कह रहा है कि बुद्ध के निर्माण के बाद हुई। त्रिपिटक की रचना कब हुई, बुद्ध के निर्माण के बाद हुई, समझ गया ना। त्रिपिटक की रचना और संकलन भगवान बुद्ध के निर्माण के बाद हुआ। इसका उद्देश्य उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करना था, है ना। अब आ जाएंगे कितना नंबर, अब आ जाएंगे हम लोग, त्रिपिटक का संकलन किसके नेतृत्व में माना जाता है। त्रिपिटक का संकलन किसके नेतृत्व में माना जाता है, इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाकाश्यप। महाकाश्यप देखो, त्रिपिटक का संकलन किसके नेतृत्व में हुआ माना जाता है, बताइए। त्रिपिटक का संकलन किसके नेतृत्व में, तो महाकाश्यप के। अब आ जाएंगे, कह रहा है कि बुद्ध के निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति में महाकाश्यप के नेतृत्व में त्रिपिटक का संकलन किया गया था। अब इसका आंसर कीजिए। कह रहा है कि त्रिपिटक का संकलन कहाँ हुआ था, कहाँ, बताइए त्रिपिटक का संकलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर कीजिए तो फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में क्या हुआ था, त्रिपिटक का संकलन हुआ था। पहली बौद्ध संगीति में बुद्ध के निर्माण के बाद सारनाथ में त्रिपिटक का संकलन हुआ था। अब आएंगे, कह रहा है कि त्रिपिटक का संकलन कहाँ हुआ था, है ना। त्रिपिटक का संकलन 3 नंबर तो हो गया ना इसमें। अब आ जाएंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिपिटक की रचना क्यों आवश्यक थी, बताइए। त्रिपिटक की रचना क्यों आवश्यक थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों को लुप्त होने से बचाने के लिए, यही हो जाएगा ना। त्रिपिटक की रचना क्यों आवश्यक थी, बुद्ध के उपदेशों को लुप्त होने से बचाने के लिए, अपना ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है कि बुद्ध के निर्माण के बाद उनकी शिक्षाओं को याद रखने वाले बहुत कम हो रहे थे, इसीलिए त्रिपिटक के रूप में उन्हें लिखित रूप में संरक्षित किया गया। अब आएंगे जातक कथाओं पर आधारित, है ना। एक नंबर का आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है, पहले, है ना, बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को क्या कहा जाता है, आंसर दीजिए एक नंबर। इसको हो जाएगा जातक कहते थे, है ना, जातक। अब आज ये कह रहा है कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जो उनके नैतिकता, गुणों और कर्मों को दर्शाती हैं। ये कथाएं बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आया समझ में। अब आइए, कह रहा है जातक कथाएं किस ग्रंथ का हिस्सा है, आंसर कीजिए तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। सोना नहीं है, देखिए सोना नहीं है, ये पॉकेट जीके है, तो थोड़ा सा तो इसमें तो अपना दिमाग लगाना ही होगा ना, मतलब याद करने के लिए, है ना, समझने के लिए। अब कह रहा है जातक कथाएं किस ग्रंथ का हिस्सा है, इसका आंसर बता दीजिए फटाक से। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक का सुत्त पिटक। जातक कथाएं किस ग्रंथ का हिस्सा है, त्रिपिटक का सुत्त पिटक में, है ना, उसका ही हिस्सा है। तो जातक कथाएं त्रिपिटक के सुत्त पिटक में सम्मिलित हैं, जहां भगवान बुद्ध के उपदेश और कहानियां का संग्रह है। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, जातक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नैतिक शिक्षा देना, है ना जी। जातक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, नैतिक शिक्षा देना है। अब आएंगे, कह रहा है जातक कथाएं लोगों को नैतिकता, सदाचार और धर्म का संदेश देती हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों के गुणों को उजागर करती हैं, है ना समझ में। अब आ जाएंगे, कहता है कि बौद्ध निकाय पर प्रश्न, बौद्ध निकाय पर प्रश्न। अब आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि बौद्ध निकाय में क्या संग्रहित है, बौद्ध निकाय में क्या संग्रहित है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियाँ। बौद्ध कहता है बौद्ध निकाय में क्या संग्रहित है, तो इसमें यही ना संग्रहित है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियाँ, है ना सर। अब देखिए, कह रहा है कि बौद्ध निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ विभिन्न धार्मिक कहानियों का भी संग्रह होता है, जो धर्म के प्रचार और शिक्षा में सहायक होते हैं। अब आ जाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप खुद देख सकते हैं। कह रहा है कि बौद्ध निकाय को किस ग्रंथ का हिस्सा माना जाता है, बौद्ध निकाय को, जो बौद्ध निकाय हैं, इसको किस ग्रंथ का हिस्सा माना जाता है, कौन सा ग्रंथ का हिस्सा माना जाता है, 2 नंबर का बताइए। त्रिपिटक का हिस्सा माना जाता है, बात खत्म, है ना, त्रिपिटक का हिस्सा माना जाता है। कहता है कि बौद्ध निकाय त्रिपिटक का एक हिस्सा है, जिसमें बुद्ध के उपदेश, नियम और दर्शन सम्मिलित हैं। हिनयान और कथा वस्तु पर प्रश्न, हिनयान और कथा वस्तु पर प्रश्न। अब इसका आंसर कीजिए। 1 नंबर का कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, बता दीजिए। हिनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कथा वस्तु, कथा वस्तु, है ना।
देखिए कह रहा है कि कथावस्तु हीनयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है कि कथावस्तु किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। कथावस्तु किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? 2 नंबर का आंसर बता दीजिए। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा हीनयान। क्या हो जाएगा? हीनयान। आप देखिए कह रहा है कथावस्तु ग्रंथ हीनयान संप्रदाय से संबंधित है जो प्राचीनतम बौद्ध परंपराओं में एक है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, अब आएंगे हम लोग कथावस्तु पर आधारित प्रश्न। कहता है कथावस्तु ग्रंथ में क्या प्रमुख रूप से वर्णित है? बता दीजिए कथावस्तु ग्रंथ में क्या प्रमुख रूप से वर्णित है? क्या ही ऐसा लिखा हुआ, क्या वर्णित है बताइए। इसका आंसर क्या कीजिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और कथानक, है ना। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और कथानक। कहता है कथावस्तु ग्रंथ में क्या प्रमुख से रूप से वर्णित है? तो वही वर्णित है महात्मा बुद्ध का जीवन और चरित्र और कथानक, है ना। कहते हैं कथावस्तु ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं और कथाओं के विस्तार से वर्णन है जो उनके चरित्र और भिक्षुओं को समझने में मदद करती हैं, है ना। तो वो है कहाँ बताइए। अब पढ़ेंगे हम लोग जैन साहित्य प्रश्न, है ना। जैन साहित्य को पढ़ने से पहले अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जैन साहित्य पर, है ना। 1 नंबर का आंसर दीजिएगा। सॉरी, कह रहा है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? कहता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बताइए। इसका आंसर कीजिए, क्या कहा जाता है सर? इसका आंसर कीजिए 1 नंबर का। इसको कहा जाता है, जो 1 नंबर अपना सवाल है, इसको कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। समझ में आया? आगम, है ना। अब देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों को आगम कहा जाता है। ये जैन तत्वों और नियमों का संग्रह है। आ गया समझ में? कहता है कि जैन आगम किसके द्वारा प्राप्त माने जाते हैं? 2 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तीर्थंकरों द्वारा। कहता है जैन आगम किसके द्वारा प्राप्त माने जाते हैं? तीर्थंकरों द्वारा, है ना। अब देखिए कह रहा है कि जैन आगम तीर्थंकरों के उपदेशों और शिक्षाओं का संकलन है जिन्हें उनके शिष्य द्वारा संग्रहित किया गया है। अब आ जाएंगे अपना जैन आगमों की भाषा पर क्वेश्चन। कह रहा है कि जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं बताइए। जैन आगम किस भाषा में लिखा गया है? तो आप सीधे बोल दीजिएगा प्राकृत भाषा में। जैन आगम किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। कह रहा है कि जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं जो प्राचीन भारतीय भाषाओं में से क्या है? एक हैं, एक। समझ गए? कह रहा है कि जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग माने जाते हैं? जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कितने अंग माने जाते हैं? इसका आंसर क्या ही हो जाएगा बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12 अंग, है ना। अब देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के आगमों में कुल 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो जैन सिद्धांतों और नियमों का विस्तार से वर्णन करते हैं, है ना। अब इसका आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि जैन आगमों में कुल कितने अंग होते हैं? जैन आगमों में कुल कितने अंग होते हैं? इसका आंसर कीजिए। अभी तो बताए थे ना, वो 12 छोड़िए, ऐसे 12 देखिए। कहता है जैन आगमों में कुल कितने अंग होते हैं? 12 अंग होते हैं, है ना। अब आ जाएंगे दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर पे आएंगे तो फिर आएंगे और नेक्स्ट पेज पे 10 नंबर पेज पे, है ना। कह रहा है कि जैन आगमों में उपांगों की संख्या कितनी है? कहता है जैन, है ना, जैन आगमों में उमांगों की संख्या कितनी होती है? 2 नंबर के आंसर कीजिए तो, है ना। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। देखिए कह रहा है आगमों में 12 उपांग होते हैं जो मुख्य अंगों के साथ जुड़े हुए सहायक ग्रंथ हैं। 3 नंबर का आंसर कीजिए। 3 नंबर कह रहा है कि जैन आगमों में प्रकीर्ण ग्रंथ की संख्या कितनी है? जैन आगमों में प्रकीर्ण ग्रंथों की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उससे थोड़ा कम 10 हो जाएगा, है ना। जैन आगमों में प्रकीर्ण ग्रंथों की संख्या 10 है। अब देखिए कह रहा है कि 10 प्रकीर्ण ग्रंथ आगमों के अतिरिक्त होते हैं जिनमें विभिन्न विषयों पर लेख होते हैं, है ना। 4 नंबर का आंसर कीजिए। 4 नंबर कह रहा है कि जैन आगमों में छेद सूत्र कितने होते हैं? जैन आगमों में छेद सूत्र कितने होते हैं? इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 होते हैं, 6
छेद सूत्र कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना, आएगा ना याद। कह रहा है कि आगमों में कुल छेद सूत्र होते हैं जो धार्मिक नियमों और अनुशासनों का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन अब देखिए 5 नंबर में आ जाएंगे तो कह रहा है कि जैन आगमों में मूल सूत्रों की संख्या कितनी? मंगल सूत्र नहीं, जैन आगमों में मूल सूत्रों की संख्या कितनी है? 5 नंबर का आंसर बताइए। 5 नंबर का भी ए हो जाएगा, है ना। 5 नंबर में कह रहा है जैन आगमों में मूल सूत्रों की संख्या 4 है। आइए, कह रहा है 4 मूल सूत्र जैन धर्म के मुख्य आधार हैं, आधार और सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि जैन आगमों में कौन कौन से अन्य सूत्र भी शामिल हैं? जैन आगमों में कौन कौन सा अन्य सूत्र भी क्या है? शामिल है। 6 नंबर तो कह देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र भी क्या है? शामिल है। समझ गए? आइए, कह रहा है कि आगमों में अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र भी शामिल होते हैं जो जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हैं। अब प्रश्न 1 पाएंगे, कह रहा है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का कह रहा है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? 1 नंबर का आंसर कीजिए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? कल्प सूत्र। कहता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से? तो अब क्या कहेंगे? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है ना। अब ये कह रहा है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास और उनके विकास के बारे में जानकारी कल्प सूत्र नामक ग्रंथ से मिलती है जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? भद्रबाहु। जो कल्प सूत्र है उसका रचना का रचयिता कौन है सर? भद्रबाहु है। अब देखिए कह रहा है जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना प्रसिद्ध जैन आचार्य भद्रबाहु ने क्या की थी बस। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पेज में। अब देखिए नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि अचरांग, क्या कह रहा है सर? आचारांग सूत्र में क्या उल्लेख है? इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचारांग सूत्र में क्या उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन भिक्षुओं के आधार नियम है। जैन भिक्षुओं के आधार नियम का उल्लेख किया गया है। आ जाइए, कह रहा है कि आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आ जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भागवती सूत्र किस विषय पर प्रकाश डालता है? भागवती सूत्र किस विषय पर प्रकाश डालता है? 4 नंबर का आंसर बताइए। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा महावीर के जीवन की शैलियाँ। भागवती सूत्र किस विषय पर प्रकाश डालता है? तो महावीर के जीवन की शैलियों पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। कहता है भागवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन के विभिन्न पहलुओं और शैलियों का वर्णन मिलता है। देखिए 5वां नंबर अपना क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा ग्रंथ है? 5 नंबर का आंसर कीजिए आप, फटाक से कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिशिष्ट परवन, है ना। ये क्या है? जैन ग्रंथ सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। अब आइए, कह रहा है कि हेमचंद्र कृत परिशिष्ट परवन जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। अब आ जाएंगे, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट परवन किस शताब्दी में हुई थी? हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट परवन किस शताब्दी में हुई थी? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखने हैं, ठीक है। 12वीं शताब्दी में हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जैन साहित्यकार हेमचंद्र ने 12वीं शताब्दी में परिशिष्ट परवन नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है ना। अब आ जाएंगे हम अपना कितना नंबर? 12 नंबर पेज पे। तो 12 नंबर पेज पे कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए फर्स्ट वाला पेज में कह रहा है, ये पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 4 है। 3 हो चुका है इसलिए 3 लिखे हैं, ठीक है। पार्ट कितना है? पार्ट 4 है। देखिए तो इसमें हम लोगों ने देखा स्मृति साहित्य, मनुस्मृति के बारे में, टीकाकार के बारे में, याज्ञवल्क्य क्या करा है, याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में, नारद स्मृति के बारे में, कात्यायन स्मृति के बारे में, है ना। इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद जैन साहित्य पढ़ लिए हैं और जैन
बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये सब कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ये कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक खान सर की बुक में क्लियर हो चुका है। और आगे वाली वीडियो जो आएगी आपको फोटोज इमेज दिखा दिया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को मिलाइए, घर पे जाइए, देखिए कैसे कैसे इसका ऑब्जेक्टिव बना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।